व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 4 हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और इसको मैं वन शॉट ही खत्म कर दूंगा। और आने वाले भी जो आपके 3-4 चैप्टर्स बचे हैं वो भी सारे के सारे वन शॉट ही खत्म करूंगा। तो अगली 3 से 4 क्लासेस में आपका पूरा ही पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज इस यूनिट 4 को करते हैं समाप्त। लेट्स बिगिन। तो बेटा जी, यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर हम डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ ही लेंगे। तो जब भी हम बच्चों कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को लेके ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, उसके साथ साथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फिर कौन बना सकता है कौन नहीं बना सकता, इसका मतलब वो सारे के सारे कंपोनेंट्स है ना, वो सब हमने शुरू की 1, 2, 3 तीनों यूनिट में कवर कर ली चीजें। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगला स्टेज होता है परफॉर्मेंस, और एक बार वो परफॉर्म हो गया फिर हो जाता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब ठीक है भाई, खत्म हो गया, हमारी ड्यूटीज खत्म हो गई, है ना। तो हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 फेसेस में चलता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट का बनना, फिर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना, और फिर कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना। तो मेनली यहाँ पे परफॉर्मेंस है। डिस्चार्ज को लेके हम और भी चीजें पढ़ेंगे, बट इस परफॉर्मेंस वाले यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है? देखो टोटल 7 टॉपिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के 7 टॉपिक्स हम लोग आज समाप्त करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा यूनिट है, और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है ये, है ना। जैसे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो बहुत बड़ा एक्ट है, तो आपको हर चीज में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसको जल्दी से कवर कर लो। इसीलिए मैं वन शॉट भी करा रहा हूं इसको, है ना। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है बच्चों, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। फिर से ये पूरा मॉड्यूल है तो आपको एक एक लाइन नहीं पढ़नी, मैं जो जो चीजें मार्क कराऊंगा बस उतना उतना पढ़ते चलना, राइट। तो परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो भी चीजें, जो भी ड्यूटीज या जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे के टुवर्ड्स चीजें साइन करी हैं उसको फुलफिल करना। सीधी सीधी सी बात है, आप मेरे पास आए, आपने ऑफर करा कि भैया आप हमारी गाड़ी खरीदोगे क्या? मैंने कहा ओके, मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा। तो अल्टीमेटली हमें, मुझे आपको पैसे देने हैं, आपने मुझे गाड़ी देनी है। परफॉर्मेंस तब है जब हम अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर देते हैं, है ना। तो लिखा हुआ है परफॉर्मेंस मींस फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये जो फुलफिलमेंट होती है ना बच्चों, जो परफॉर्मेंस होती है ये 2 तरीके की होती है। एक तो होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब कि मैंने अपना काम अच्छे से कर दिया। दूसरी होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है ऑफर टू परफॉर्म। मैंने कोशिश करी थी करने की, जो प्रॉमिसर है वो अपना काम करने के लिए जा रहा है, लेकिन जो प्रॉमिसी है उसने उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। नहीं है, मैं तो पैसे लेके आया था आपके पास गाड़ी लेने के लिए, आपने पैसे एक्सेप्ट ही नहीं करे। तो दोनों तरीके की परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस माना जाता है। तो परफॉर्मेंस कौन सी होती है? सबसे पहले ईदर एक्चुअल, कि मैंने कर ही दिया वो चीज। दूसरा ऑफर टू परफॉर्म, मैं अपने पार्ट पे करने के लिए गया था, सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं की मेरी बात को, मतलब मुझे परफॉर्म करने ही नहीं दिया गया, मुझे रोक दिया गया। दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास? टाइप्स में 2 तरीके की परफॉर्मेंस है। एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि मुझे जो भी काम करना था मैंने परफॉर्म कर दिया, है ना। हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं फार्मर हूं, मैंने बोला मैं आपको अपनी वीट बेचूंगा, आप मुझे पैसे देना, तो मैंने आपको वीट सेल कर ही दिया, पैसे मुझे मिल गए, ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस, काम हो गया। वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू, राइट, अपना काम कर चुका हूं, उसको क्या बोल देते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस। और ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको आप ऑफर टू परफॉर्म भी बोल सकते हो, इसको आप अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोल सकते हो, इसको आप टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोल सकते हो। इसका क्या मतलब होता है कि जो प्रॉमिसर है वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए गया था, ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए गया था, लेकिन उसको करने नहीं दी गई, पहले ही रोक दिया गया, है ना। देखो लिखा हुआ है, इट मे हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, द प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म बट द प्रॉमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। प्रॉमिसी ने मना कर दिया। जैसे मैं आपके पास वीट लेके आया, कि हमारे बात हुई थी ना कि मैं आपको वीट बेचूंगा, मैं वीट लेके आया, आपने मना कर दिया, मुझे तो चाहिए ही नहीं भाई। तो मुझे बताओ, मैं तो अपने पार्ट पे परफॉर्म कर रहा हूं ना। तो एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब मैंने अपना काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी हो गया।
एक होता है अटेम्प्टेड, जब मैंने ट्राई करा बट प्रॉमिसी ने रिफ्यूज कर दिया। ठीक हो गया बच्चों? चलो अब आ रहा है हमारे पास कब हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को प्रॉपर मानेंगे, कब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस प्रॉपर माना जाएगा। यानी कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ कंडीशन लगा दी, मैं वीट लेके आया लेकिन कुछ कंडीशन के साथ कि ठीक है जी हमारी जो बात हुई थी वो 20 रुपए पे हुई थी लेकिन मैं तो 25 रुपए पे वीट दूंगा। अब देखो, अब ये जो कंडीशनल चीज है ना, फिर इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की क्या क्या कंडीशंस है, कब माना जाएगा कि वो अटेम्प्टेड है। सबसे पहले नंबर 1, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई नई कंडीशन के साथ नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अनकंडीशनल। और ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था बच्चों कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम ही आप कंडीशंस बना लो जितनी भी बनानी है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में कोई कंडीशंस ऐड ऑन नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, एक प्रॉपर टाइम पे एक प्रॉपर प्लेस पे परफॉर्मेंस का ट्राई करना चाहिए मुझे। यानी कि मैं किसी भी समय पे चला गया, मैं तो वीट लेके आया था जी, कब आया था? रात को 2 बजे। भाई कोई समय थोड़ी ना हुआ हो, है ना। अब वीट मुझे चाहिए था मेरी दुकान पे, आप वीट लेके आ गए मेरे घर पे। भाई घर पे बिजनेस थोड़ी ना करता हूं मैं, मुझे दुकान पे चाहिए था ना। तो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, मुझे मौका मिलना चाहिए गुड्स को एग्जामिन करने का। मैं वीट लेके आया, ठीक है, अब आपने बोला कि भैया हम चेक करेंगे, मैंने कहा नहीं 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 सही है, बिल्कुल आप रख लो, बिल्कुल सही है, मैंने चेक किया हुआ है ना, आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे चेक करने का, तो फिर यहां पे भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कंप्लीट तब माना जाएगा जब प्रॉमिसर सामने वाले को मौका भी दे रहा है कि ठीक है आप गुड्स को चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है जी, तो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम प्लेस पे होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए गुड्स को एग्जामिन करने की। उसके बाद इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन, जितने पर्टिकुलर क्वांटिटी का प्रॉमिस हुआ था उतनी ही क्वांटिटी के साथ हुआ, पूरी ऑब्लिगेशन के लिए होना चाहिए। जैसे आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 50 किलो वीट का, अब मैं आया अभी 20 किलो लेके और मैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के गाने गा रहा हूं, नहीं, पूरी क्वांटिटी जितने की बात हुई थी सारी की सारी फुलफिल्ड होनी चाहिए, तब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। देखो लिखा हुआ है, अ सिंगर एंटर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई द मैनेजर ऑफ अ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 nights इन एवरी वीक। उसने बोला कि आप मेरे थिएटर में हर वीक में 2 nights के लिए परफॉर्म करोगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, एंड वाई एंगेज टू पे हर 10,000 फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस। 10,000 का वहां पे प्रॉमिस हुआ कि ठीक है हर एवरी नाइट की परफॉर्मेंस के लिए आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है जी। ऑन द 6th night एक्स विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। अब देखो 6th night पे उसने छुट्टी मार ली। अब भैया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2 महीने तक का, तो आपको रेगुलरली आना चाहिए था ना, अब उसने छुट्टी मार ली, तो यहाँ पे देखो वो होल परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कैसे हो गया? हो ही नहीं रहा, है ना। तो कंडीशन क्या है कि होल ऑब्लिगेशन के लिए परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे अब वाई की इच्छा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, डन सर। तो सबसे पहली चीज तो बेटा यही थी कि परफॉर्मेंस क्या है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है, और अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है बाय होम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड। कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म कर सकता है? जिसके साथ डील हुई है क्या उसी का परफॉर्म करना जरूरी है या कोई और भी परफॉर्म कर सकता है? अब देखो बच्चों, इसके अंदर ना कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान से समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला आपका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भैया हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा देना। मैंने कहा ठीक है, आई विल चार्ज दिस अमाउंट ऑफ मनी फॉर माई हार्ड वर्क। आपने बोला ओके, ठीक है जी। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 यूनिट पढ़ाए, उसके बाद मैंने आपके सामने किसी और टीचर को लाके खड़ा कर दिया, मैंने कहा यार मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अगले 2 यूनिट ये पढ़ाएंगे, फिर मैं आ जाऊंगा 5th चैप्टर से। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों मेरी स्किल इन्वॉल्व है, मैं कोई गुड्स नहीं बेच रहा कि आपको कोई भी डिलीवर कर दे। भाई मैं डिलीवर नहीं कर पाया, मेरा एजेंट डिलीवर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो परफॉर्मेंस मान ली जाती है क्योंकि गुड्स तो सेम ही होते हैं ना। बट सर्विस के केस में जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो फिर जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी का परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की चीजों में अगर कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो जिसमें स्किल इन्वॉल्व है
तो वहां पे तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए उसी इंडिविजुअल से जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जहां पे स्किल इन्वॉल्व नहीं है वहां पे तो प्रॉमिसर खुद भी परफॉर्म कर सकता है, उसका एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है, उसकी डेथ हो जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि कौन परफॉर्म कर सकता है। देखो, सबसे पहले द प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड एज द सर्कमस्टांसेस में परमिट बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय एजेंट और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो देखो, सबसे पहला कॉमन सेंस और सबसे इजी जो पॉइंट है वो यही है कि भैया जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है वही परफॉर्म करे। तो सबसे पहले तो किसके द्वारा किया जाए पूरा? प्रॉमिसर हिमसेल्फ। पहले तो चीजें यही है कि प्रॉमिसर खुद ही करके चले, है ना, प्रॉमिसर को ही करना चाहिए। अब यहां पे हमेशा की प्रॉमिसर ही करे, कोई और कर ही नहीं सकता। ये कब होगा? जब उसके अंदर कोई ना कोई पर्सनल स्किल होगी या फिर डिलीजेंस होगा, है ना, या फिर कोई ऐसी चीज है कि आपको भरोसा ही उस पर्टिकुलर इंसान पे है, तो वो ही परफॉर्म करे, कोई और परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए या तो प्रॉमिसर खुद हो। दूसरा, अगर कहीं पे पर्सनल स्किल नहीं है, सपोज वही वीट की बात हुई है, मैंने बोला था आपको 50 किलो वीट बेचूंगा, तो भाई अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मेरा एजेंट बेच सकता है ना यार मेरे बिहाफ पे, क्या दिक्कत है? तो कौन परफॉर्म कर सकता है? एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, प्रॉमिसर हिमसेल्फ का एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है। ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। पेंट करना, देखो हर किसी का अपना अलग अलग आर्ट है भाई, जैसे टीचिंग हर किसी का अपना अलग अलग है, पेंटर, सिंगर, आपको वही चाहिए ना। सीधी सीधी सी बात है ना, अब तुमने अपनी मैरिज के लिए अरिजीत सिंह को बुलाया, अब अरिजीत सिंह नहीं आ पाया, उसने हनी सिंह को भेज दिया, तो ऐसे थोड़ी ना आपको अरिजीत चाहिए तो अरिजीत ही चाहिए भाई, सीधी सीधी सी बात है। हनी सिंह चाहिए तो हनी सिंह ही चाहिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए, राइट। अच्छा, एजेंट कब कर सकता है? वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन। जहां पे पर्सनल कंसिडरेशन से फर्क नहीं पड़ता तो प्रॉमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। तीसरा आता है बच्चों लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एलआर। एलआर कब पिक्चर में आता है? एलआर पिक्चर में तभी आता है जब प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है। अगर प्रॉमिसर की डेथ हो गई तो उसके बिहाफ पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो कॉन्ट्रैक्ट को या प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल और इज फाउंडेड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन। अब देखो, अगर आपने किसी पेंटर से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, किसी सिंगर से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, किसी टीचर से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, किसी डॉक्टर से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें वही चाहिए आपको, उसकी डेथ हो जाए तो वही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन जहां पे पर्सनल स्किल नहीं है वहां पे फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस चीज को कर सकता है। देखो लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल or is founded on personal consideration comes to an end on the death of the promiser. As regards any other contract, कोई और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है। ठीक हो गया बच्चों। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहां तक के लिए लाइबल है? कहां तक के लिए? अनलिमिटेड कैपेसिटी के लिए लाइबल नहीं है। जितना उसको संपत्ति मिली है या जो भी उसको प्रॉपर्टी मिली है, जितनी उसकी वैल्यू है, बस उतने तक के लिए ही लाइबल है वो। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, बट देयर लाइबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दे इनहेरिट फ्रॉम द डिजीज्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए ने सी के 4 करोड़ रुपए देने थे। कितने पैसे देने थे? 4 करोड़ रुपए। 1 करोड़ ये ऑलरेडी दे चुका था। अब कितने बचे? 3 करोड़ रुपए बचे जो अभी इसको और देने थे। इसकी डेथ हो जाती है, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बी। अब 3 करोड़ रुपए और देने हैं, है ना, वो कौन पे करेगा? बी पे करेगा। लेकिन बी को जो ए से प्रॉपर्टी मिली वो मिली सिर्फ 2 करोड़ रुपए की। प्रॉपर्टी सिर्फ कितनी मिली? 2 करोड़ रुपए की। तो जो बी है ना बच्चों, वो सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक के लिए ही लाइबल है, इससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं है। तो दिमाग में रखना कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितनी वैल्यू के लिए लाइबल है? मैक्सिमम जितना उसको इनहेरिट हुआ है डिजीज्ड से। ये बात ध्यान रखना, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ गए? ठीक है, चलो सर। इसके बाद आ रहा है क्या कोई थर्ड पार्टी, क्या थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है? सीधी सीधी सी बात है बच्चों, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है, कोई पर्सनल चीजें नहीं है, तो कर सकता है। इसका एग्जांपल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मेरी पाइप्स का काम है मेरा, फॉर एग्जांपल पाइप्स का बिजनेस है मेरा।
सर कौन से पाइप? अरे बच्चों पानी के पाइप वाइप लगते हैं ना घरों में, है ना। आपका घर बन रहा था, आप मेरी दुकान पे आए कि भैया हमें ये वाले 10 पाइप चाहिए, आप हमारे घर पे भिजवा देना, ये पकड़ो पैसे। मैंने कहा ओके मैं भिजवा देता हूँ, ठीक है। मैंने पैसे ले लिए, आप चले गए, ओके। 1 घंटे बाद आपने देखा कि मेरे पड़ोसी की दुकान से आ रहे हैं वो पाइप। अब आप देख रहे हो कि यार पाइप तो हमने उनको बोले थे, ये उनके पड़ोसी के पास से कहाँ आ रहे हैं। एक्चुअल में हुआ क्या, मेरे पास वो पाइप नहीं थे, ठीक है। अब मेरा कोई एजेंट भी नहीं है, मैंने अपने पड़ोसी को बोला यार वो पाइप भेज दे, मेरे से पैसे पकड़ ले। पड़ोसी थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो सेम वही चीज भेज रहा है जो आपको चाहिए थी, आपसे कोई एडिशनल पैसे भी नहीं ले रहा। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया तो किसने परफॉर्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट? किसी थर्ड पार्टी ने कर लिया या नहीं कर लिया? सीधी सीधी सी बात है ना। देखो यहां वही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स, प्रोमिसी आप हो, आपने एक्सेप्ट करी परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, he cannot afterward enforce it against the promiser। इसका मतलब ये है कि आप बाद में मुझे एनफोर्स नहीं कर सकते। आपने उससे पाइप ले लिया, आप मुझे फिर फोन कर रहे हो अरे भैया पाइप भिजवा दो। मैं कहा भिजवा तो दिए, आप कह रहे हो अरे वो तो आपके पड़ोसी से आए, आपने क्यों नहीं भेजे, आप भेजो। नहीं, जैसे ही थर्ड पार्टी ने वो ड्यूटी परफॉर्म करी, आपने एक्सेप्ट कर ली, तो मैं फ्री हूं, मैं फ्री हो गया। अल्टीमेटली मैंने ही तो करा ना एक तरीके से, यार तुम्हारा काम हो गया ना। इसीलिए देखो आगे क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस बाय अ स्ट्रेंजर इफ एक्सेप्टेड दिस रिजल्ट्स इन डिस्चार्जिंग द प्रॉमिसर। ठीक है, क्लियर हुआ? परफेक्ट सर। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों जॉइंट प्रॉमिसर्स। जॉइंट प्रॉमिसर्स का मतलब जब मिल के 2 से 3 लोग कोई चीज परफॉर्म करने का प्रॉमिस करते हैं। When 2 or more persons have made a joint promise, joint promise। अब फॉर एग्जाम्पल हम 3 पार्टनर्स थे पाइप की दुकान में, एक मैं, एक एस, एक टी, ठीक है। 3 पार्टनर्स थे और आप हो चिंटू। आप हमारी दुकान पे आए, हम तीनों ने प्रॉमिस करा। अब सपोज वो 90,000 रुपए के पाइप थे, तीनों ने प्रॉमिस करा कि ठीक है भैया भेज रहे हैं, क्योंकि 3 पार्टनर है ना, तीनों प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम भेज रहे हैं, तो तीनों को ही ये चीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, देन अनलेस अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑल द पर्संस मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। तीनों को ही जॉइंटली फुलफिल करना पड़ेगा। इफ एनी वन ऑफ देम डाइज, अगर किसी की डेथ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल टी की डेथ हो गई, तो फिर इसका लीगल एयर ये परफॉर्म करेगा। अब हम ये नहीं बोल सकते भाई देखो इसकी तो डेथ हो गई, 60,000 के पाइप भिजवा देते हैं, 30 वाले तो नहीं भिजवा पाएंगे। नहीं 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 नहीं, इसका लीगल एयर। अब देखो सामान के रिस्पेक्ट में तो मैं ये चीज नहीं बोल रहा, पैसे के रिस्पेक्ट में मान लो कि आर, एस और टी ने तीनों ने मिलकर चिंटू को 90,000 रुपए का प्रॉमिस किया कि आपको 90,000 रुपीज हम पे करेंगे। टी की डेथ हो जाती है तो 30 का वादा हुआ था, टी की डेथ हो गई तो टी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा, लेकिन पैसा तो मिलेगा। सीधी सीधी सी बात है। इफ एनी वन ऑफ देम डाइज, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट जॉइंटली विद द सर्वाइविंग प्रॉमिसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद आर एंड एस, ठीक है, फुलफिल द प्रॉमिस। सर अगर सारे ही मर जाए, तीनों की ही डेथ हो जाए, आर की भी, एस की भी, टी की भी, फिर तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल देम मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस जॉइंटली। ठीक हो गया बच्चों? क्लियर है? परफेक्ट है या नहीं है? ओके हो गया। तो जॉइंट प्रॉमिसर्स में ध्यान रखना, जॉइंट प्रॉमिसर्स में तीनों ही मिलके परफॉर्मेंस को पूरा करेंगे। किसी की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा करेगा, बट परफॉर्मेंस तो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है? आई एम सो सॉरी। अब एक छोटी सी टर्म आ रही है बच्चों, सक्सेशन और असाइनमेंट। आप जानते हो इसको, सक्सेशन या असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? बेसिकली ए है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ए जो है अपना सारा का सारा प्रॉपर्टी सब कुछ किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो जिसको भी सब कुछ मिलता है हम उसको बोलते हैं कि ही इज अ सक्सेसर ऑफ हिम। तो इसने अपने सारे के सारे एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज सारी की सारी ट्रांसफर कर दी सी को। एसेट्स भी और लाइबिलिटीज भी, ध्यान रखना दोनों चीजें, एसेट्स भी और लाइबिलिटीज भी, यानी कि जो कर्जे हैं वो भी सी चुकाएगा,
संपत्ति भी सारी सी की है, क्योंकि सब कुछ सी के नाम कर दिया। भाई तू देख, मुझे मुक्त कर, मैं फ्री, मेरे सारे कर्जे भी आप चुकाओगे, मेरी सारी प्रॉपर्टी भी आपकी। इसको बोल देते हैं सक्सेशन। सक्सेशन में बेनिफिट्स एज वेल एज ऑब्लिगेशंस दोनों चीजें ट्रांसफर होती हैं, लेकिन असाइनमेंट में सिर्फ बेनिफिट्स, असाइनमेंट्स में लाइबिलिटी नहीं होती। अगर इसने इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, कोई लाइबिलिटी नहीं, उसको असाइनमेंट बोलेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, सक्सेशन एंड असाइनमेंट क्या दिया हुआ है, व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीडेड टू by process of law, then both burden and benefit attaching to contract may devolve on the legal heir। अगर एक ही डेथ हो गई तो लीगल हेयर पे दोनों चीजें, बेनिफिट भी और ऑब्लिगेशन भी, है ना। अब देखो लिखा हुआ है, सपोज अ सन सक्सीड्स टू द एस्टेट ऑफ हिज फादर। फादर की डेथ के बाद सारी की सारी एस्टेट उसके बेटे के पास गई। ही विल बी लाइबल टू पे द डेट, उसको सारे कर्जे भी चुकाने हैं और वो अपने फादर की प्रॉपर्टी भी इंजॉय करेगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात होती है कि अगर वो कर्जे एसिड से ऊपर के हों, कि सपोज इसको एसिड मिले 4 करोड़ के और कर्जे हैं 5 करोड़ के, तो 5 करोड़ नहीं पे करेगा, पेमेंट वो 4 ही कर सकता है। यानी कि कर्जे वो उतने ही चुकाएगा जितने उसके पापा की प्रॉपर्टी में से चुका सकता है, वो अपने पर्सनल लेवल पे कोई कर्जा नहीं चुकाएगा। बात समझे क्या, वही चीज यहां पे है। तो देखो लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स द लाइबिलिटी ऑफ द सन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम। ये वही रूल है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों ही आगे ट्रांसफर हो जाते हैं उसको सक्सेशन बोल देते हैं, और लाइबिलिटी उतना ही पे करेगा जितना कि उसके एसेट्स में से आसानी से हो सकते हैं। ठीक हो गया, डन सर। ये तो हो गया किसके बारे में, सक्सेशन के बारे में। अब असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट क्या है, in the matter of assignment the benefit of a contract can only be assigned but not the liabilities। सिर्फ और सिर्फ benefits assign होते हैं, liabilities assign नहीं होती। ठीक हो गया, परफेक्ट है, डन सर, क्लियर है जी, क्लियर है। बस टर्म्स पता होनी चाहिए और कुछ नहीं है। चलो, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी। अगर 3 लोग मिलके कोई प्रॉमिस करते हैं तो उनकी लाइबिलिटीज कैसे डिसाइड होंगी। बच्चों ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 3 लोग या 4 लोग व्हाटएवर मिलके अगर कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो वो सब जॉइंटली एज वेल एज सेवरली लाइबल है। कि ए बी सी ने आपको प्रॉमिस करा कि वो 90,000 रुपए देंगे, ए और बी भाग गए, तो आप सी को पकड़ सकते हो कि भाई तू भर 90। वो अलग बात है, सी अपने आप बाद में ए और बी को ढूंढ के उनसे कंपनसेशन ले सकता है, लेकिन वो मिलजुल के ज्वाइंटली भी और सेवरली भी लाइबल होते हैं। पार्टनरशिप जैसा है, बिल्कुल सेम पार्टनरशिप में भी आपने पढ़ी थी ये चीज। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ 2 or more persons have made a joint promise। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने कोई ज्वाइंट प्रॉमिस किया है, ऑर्डिनरली जनरली बोले तो ऑल ऑफ देम, वो सारे के सारे ज्वाइंटली फुलफिल करें अपने प्रॉमिस को। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, वो करेगा। आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, अगर ए बी सी थे, तीनों की ही डेथ हो जाती है तो फिर तीनों के ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आके इसको पूरा करेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द ओरिजिनल प्रोमिसर्स मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। ठीक हो गया बेटा जी, क्लियर है, परफेक्ट। इसके बाद एक सवाल आता है, ये एक सवाल है, ये एक क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर्स में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। क्या किसी एक को भी कंपेल किया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी तीनों ने आपको 30-30 हजार का ज्वाइंटली प्रॉमिस किया था कि हम 90,000 रुपए आपको दे देंगे। क्या आप किसी एक को भी कंपेल कर सकते हो? तो आंसर क्या है, when 2 or more persons makes a joint promise, the promisee may in the absence of express agreement, या तो आपने एक्सप्रेस एग्रीमेंट करा होगा भैया ए को 30,000 के लिए, बी को 30,000 के लिए, सी को 30,000 के लिए, इससे ज्यादा नहीं कहा जाएगा। देखो एक्सप्रेस एग्रीमेंट तो किंग है, आप एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर लो, उससे अच्छी तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं किया तो जनरल नियम क्या है, मैंने आपको पीछे भी बताया, अगर आपने कोई भी ज्वाइंटली कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप किसी एक पार्टी को भी बोल सकते हो, वो अलग बात है, वो बाद में दोनों से कंपनसेशन ले सकता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है, अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं भी है
तो फिर यू कैन कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर्स टू परफॉर्म द होल प्रॉमिस। ठीक है, परफेक्ट है। और बाद में फिर आपने जिसको बेसिकली कंपेल किया है वो कंपनसेशन ले सकता है। ईच प्रोमिसर में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन, बाद में वो कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकता है। ये लिखा हुआ है देखो साफ साफ। इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, जैसे सपोज आपने सिर्फ सी को पकड़ लिया चिंटू को कि भाई तू ही दे 90,000, हमें ए और बी का नहीं पता, तो चिंटू बाद में ए और बी से वो ले सकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट ही कैन कॉल फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। ठीक है सर, समझ गए। इसके बाद शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखो अगर कोई डिफॉल्ट कर देता है कॉन्ट्रीब्यूशन में, फॉर एग्जाम्पल ए ने 30,000 देने थे, बी ने 30,000 देने थे और सी ने भी 30,000 देने थे, और ये प्रॉमिस आपको करा गया है। ये आप हो, ये जो फोन में या लैपटॉप में वीडियो देख रहे हो, ये आप हो। अब सी भाग गया, सी गायब है, मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल गायब हो गया, तो आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो तीनों से 90,000 चाहिए थे ना। आप बोले भाई तुम भरो, तो 15,000 ये देगा सी के, 15,000 ये देगा, बाद में चाहिए इसको ढूंढ के इससे कंपनसेशन ले लें, अलग बात है, एक बार देने पड़ेंगे। तो अगर कोई भी एक जॉइंट प्रोमिसर गायब हो जाता है तो जो भी घाटा है वो आपस में इक्वल इक्वल शेयर करेंगे। देखो लिखा हुआ है इफ एनी वन ऑफ द टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट करता है, द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बेयर द लॉस इन इक्वल शेयर्स। बराबर बराबर बांटेंगे। सर दो भाग गए तो ए को खुद भरना पड़ेगा, बाद में चाहे वो बी और सी को ढूंढ के उनसे कंपनसेशन ले ले, वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन एक बार ए को खुद से ही पूरा का पूरा अमाउंट भरना तो पड़ेगा, भाग नहीं सकता। ठीक है जी, चलो जी। यहां पे देखो वही लिखा हुआ है, नथिंग शेल प्रिवेंट द श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग। जो श्योरिटी है, जो पर्टिकुलर पे कर रहा है, वो बाद में अपना पैसा रिकवर जरूर कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, परफेक्ट। फिर तो आगे एग्जाम्पल्स ही हैं, बेसिक बेसिक हैं, पढ़ते चलना, कुछ खास नहीं है। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। रिलीज का क्या मतलब है जी? रिलीज का मतलब होता है आप फ्री कर दो। अगर फॉर एग्जाम्पल अब ये भी बड़ा सिंपल सा सिचुएशन है, लेट सपोज ए से भी 30,000 लेने थे, बी से भी 30,000 लेने थे और सी से भी 30,000 लेने थे। किसको? आपको। अब आपने तो ये रखा था भाई तीनों से 90,000 रुपीज लेने हैं। ठीक है, तीनों से 90,000 रुपीज लेने हैं। आपको कोई मतलब नहीं है कि भैया तुम कैसे कर रहे हो, मुझे तो तीनों ने प्रॉमिस करा हुआ था, मुझे तो 90,000 रुपए से मतलब है ना। अब अल्टीमेटली ए जान पहचान वाला निकल आया, सही है, तो आपने ए को बोला चल छोड़ यार तू मत दियो, यू आर रिलीज्ड, मैं तो 90,000 रुपए इन दोनों से ले लूंगा, बी और सी से। तो मैंने ए को रिलीज कर दिया, मैंने कहा जाओ, अगर प्रॉमिसी जो है किसी एक प्रॉमिसर को रिलीज कर देगी, जाओ भाई तू मौज ले, तेरे को कोई जरूरत नहीं है देने की, मैं बी और सी से ले लूंगा 90,000 रुपीज। तो देखो भले ही मैंने रिलीज कर दिया हो, प्रॉमिसी ने रिलीज कर दिया हो, लेकिन इनका आपस में तो 30-30-30 की ही बात थी ना। अल्टीमेटली भले एक बार ये 45-45 भर दे, लेकिन तब भी ये ए को पकड़ लेंगे, कहेंगे भैया हमें तो दे, हमने थोड़ी तेरे को रिलीज करा। तो रिलीज में भी ये होता है कि आप प्रॉमिसी को लायबल नहीं होते, लेकिन जो जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं बचे हुए को तो आपको कंपनसेट करना ही पड़ेगा। वही चीज यहां पे है, देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिसर बाय द प्रॉमिसी। अगर प्रॉमिसी ने आपको रिलीज कर दिया, डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर, neither does it free the joint promisers, so release from responsibility to the other joint promisor। ये अब भी जिम्मेदार रहेगा बी को और सी को। मैंने ही तो रिलीज करा या आपने ए को रिलीज कर दिया, दैट डजंट मीन कि ये फ्री हो गया। पैसे तो देने पड़ेंगे भाई, इन दोनों को देने पड़ेंगे, देने तो पड़ेंगे, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी, परफेक्ट सर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस करते हैं 9 लाख रुपए डी को। अब मैं 30-30 हजार बोल रहा था, ये 3-3 लाख रुपए बोल रहा है। डी ने ए को रिलीज कर दिया, डी ने बोला जा ए खुश रहे। अब ए को रिलीज कर दिया, दैट डजंट मीन कि वो बी और सी से भी रिलीज हो गया, उसको अल्टीमेटली बी और सी को पे करना पड़ेगा। परफेक्ट है बच्चा। चलो भाई, नेक्स्ट आ रहा है द राइट्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिसी।
ये भी बेटा इतना ही सिंपल है, बिल्कुल सेम जैसे जॉइंट प्रोमिसर्स को एक साथ पेमेंट करनी है, वैसे ही जॉइंट प्रोमिसी को एक साथ पैसा मिलने का अधिकार है। तो प्रोमिसर को परफॉर्म करना है, प्रोमिसी को रिसीव करना है। अगर रिसीव करने वाले मल्टीपल होते हैं तो अल्टीमेटली उनके भी बिल्कुल सेम राइट्स हैं जो प्रोमिसर्स के हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। The law relating to devolution of joint rights is contained, which is reproduced below. देखो, when a person has made a promise, जब किसी पर्सन ने प्रॉमिस किया है, सपोज मैंने प्रॉमिस किया है टू 2 or more persons, ए को, बी को और सी को जॉइंटली, तीनों को जॉइंटली प्रॉमिस कर दिया मैंने, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives, and after the death of any of them with the representative of such deceased persons jointly with the survivor or the survivors। इसका मतलब बिल्कुल सेम वैसा ही है। अगर मैंने ABC का कोई पैसा देना है तो मुझे तीनों के पैसे देने पड़ेंगे। किसी एक की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दूंगा, तीनों की ही डेथ हो जाती है तो तीनों के ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मुझे वो पैसा देना पड़ेगा। तो बिल्कुल सेम जैसे प्रोमिसर के लिए है वैसे ही प्रोमिसी के लिए भी है। परफेक्ट सर। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। सर क्या टाइम एंड प्लेस होना चाहिए परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस के लिए? बच्चों इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, बट तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। टॉपिक बहुत सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा सवाल आता है, अगर आ जाए तो, वैसे तो आता ही नहीं है। एक बात बताओ मुझे, तुम खुद बताओ भाई, यहाँ तो तुम जब भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो टाइम भी डिसाइड करोगे और प्लेस भी डिसाइड करोगे ऑफ कोर्स। अगर मुझे तुम्हारे से कोई सामान खरीदना है तो मैं तुम्हें बोलूंगा ना भाई मेरी दुकान पे भिजवा देना या मेरे घर पे भिजवा देना, यानी प्लेस डिसाइड किया जाएगा। और इतने बजे भिजवा देना कि भैया मैं मंडे टू सैटरडे मिलता हूँ, संडे छुट्टी होती है तो संडे मत भिजवाना, और हमारी दुकान सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक खुलती है तो उसी के बीच में भिजवाना। तो टाइम और प्लेस शुड बी डिसाइडेड। अगर डिसाइड नहीं किया गया तो सर फिर लॉ क्या बोलता है? फिर लॉ बोलता है रीजनेबल प्लेस और रीजनेबल टाइम। सर रीजनेबल प्लेस क्या होगा भाई? रीजनेबल प्लेस ऑफ कोर्स आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। सीधी सी बात तो है ना, जहां पे धंधा करते हो वही तो सामान मंगाओगे। बहुत ही ज्यादा सिचुएशन ऐसी है तो घर हो जाएगा, बस घर भी बहुत कम चांस है। रीजनेबल प्लेस शुड बी प्लेस ऑफ बिजनेस, है ना। और रीजनेबल टाइम क्या होगा? वर्किंग आवर्स। अब वर्किंग आवर्स सब समझते हैं, अब रात को कोई 2 बजे सामान लेके आएगा तो भाई वो रीजनेबल टाइम नहीं है। तो पहले तो किंग फिर से कौन है कि प्री डिसाइडेड, डिसाइड कर लो। डिसाइड नहीं करा तो रीजनेबल होना चाहिए, हर पॉइंट में वो लिखा है, खत्म कॉन्सेप्ट। देखो क्या है। The law on the subject is contained in section 46 to 50 explained below. Time for the performance of promise where no application is to be made and no time is specified. कोई एप्लीकेशन नहीं की गई, एप्लीकेशन का मतलब कोई इंटीमेशन नहीं है, कोई बताया नहीं गया और कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं था। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। ठीक है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, सही है, एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड। कोई टाइम नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम के बीच में हो जाना चाहिए, है ना। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है वो कोर्ट डिसाइड करेगा भाई। अब रीजनेबल तो सीधी सी बात है ना यार, जेन्युइन टाइम हो जाता है। अब आपने मेरे साथ कोई सामान ऑर्डर किया है तो रीजनेबल टाइम क्या है भाई? पहुंच जाए 2-3 दिन में, हफ्ते में पहुंच जाए ज्यादा से ज्यादा। ये थोड़ी अगले साल आ रहा है, वो तो रीजनेबल टाइम नहीं होगा ना। तो ये है, ठीक है। चलो सर अगला क्या है देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, When a promise is to be performed on a certain day। अब देखो एक certain day पे, and the promiser has undertaken to perform it without application by the promise, the promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such day। अब देखो जी क्या बोल रहा है, अगर एक प्रॉमिस परफॉर्म होना है एक सर्टेन डे पे, है ना, तो उस सर्टेन डे पे नॉर्मल वर्किंग आवर्स पे, टाइम डिसाइडेड नहीं है बट डे डिसाइडेड है, तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स में हो जाना चाहिए। देखो लिखा हुआ है,
द प्रोमिसर में परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे, उसी दिन पे, एंड द प्लेस एट विच प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म्ड, कौन सी जगह पे, जहां पे होना चाहिए था, कहां होना चाहिए था, प्लेस ऑफ बिजनेस पे। ठीक है, परफेक्ट। देखो लिखा हुआ है, इफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज ऑफर्ड से आफ्टर 8:30 PM, 8:30 के बाद, द प्रोमिसी में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी, वो मना कर सकता है फॉर द यूजुअल बिजनेस आवर्स आर ओवर, कि यूजुअल बिजनेस आवर्स खत्म हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो डिलीवरी है वो भी यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस पे होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, फिर से किसी एक सर्टेन दिन पे, एंड द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, प्रोमिसर ने जब तक प्रोमिसी ने नहीं बोला तब तक उसने परफॉर्म नहीं करा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस, यानी कि प्रोमिसी ने उसको बताया नहीं कि भाई कहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे ले आना, किस टाइम ले आना, तो प्रोमिसी की ड्यूटी है कि वो अप्लाई करे, वो बोले परफॉर्मेंस हो प्रॉपर प्लेस पे और यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, अब क्या प्रॉपर प्लेस होगा, क्या प्रॉपर टाइम होगा, वो फिर से फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है बच्चों जी, When a promise is to be performed without application by the promisee, आपने कोई प्रॉमिस परफॉर्म करना है और प्रॉमिसी वहां पे आपको कुछ बताने नहीं वाला, एंड नो प्लेस इज फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस, कोई प्लेस भी फिक्स नहीं हुई। अब मुझे बताओ किसकी ड्यूटी है, प्रॉमिसर की ड्यूटी है, भाई पूछ ले कहां पे जाना है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर टू अप्लाई टू द प्रॉमिसी, पूछे प्रॉमिसी से, टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस, कि बताओ कहां पे होना चाहिए और उस जगह पे उसको जाके परफॉर्म करे। ठीक है, परफेक्ट, ओके जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट बोल रहा है, परफॉर्मेंस जो है वो होना चाहिए उस मैनर में, इन सच मैनर, और उस टाइम पे जो प्रॉमिसी प्रेस्क्राइब कर रहा है। ये तो एक्सप्रेस की बात हो गई, जब प्रॉमिसी ने आपको बता ही दिया तो उसी टाइम पे और उसी प्लेस पे करो, आगे पीछे मत करना। सेम यार, वही चीजें लिखी हुई हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला बहुत सारी चीजें इसमें बस चल रही हैं। ठीक है, अब आ रहा है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है, एक प्रॉमिस के बदले में दूसरा प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, जैसे मैंने सपोज आपको बोला, मैंने कहा बेटा मैं लॉ पढ़ा दूंगा, सब्सक्राइब कर देना, तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मेरा प्रॉमिस है लॉ पढ़ाने का, आपका प्रॉमिस है सब्सक्राइब करने का, इतना तो कर ही सकते हो। मैंने लॉ पढ़ाया, आपने सब्सक्राइब कर दिया, हम दोनों ने अपने अपने प्रोमिसेस परफॉर्म कर दिए, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, समझे ना। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे क्या, मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, मेजॉरिटी में, क्योंकि लेन देन तो सब में है ना यार, है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा, तो मेरा वादा गुड्स बेचने का, आपका वादा पैसे देने का, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सर फिर तो बिना प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। बेटा होते हैं ना गिफ्ट्स, मैंने आपको गिफ्ट दिया, मेरा प्रॉमिस है आपको गिफ्ट देने का, आपसे कुछ बदले में थोड़ी मांग रहा हूं, बिना रेसिप्रोकल प्रॉमिस के भी हो रहा है ना। तो इस तरीके की चीजें बच्चों चलती हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस समझे, देखो क्या लिखा हुआ है। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एक प्रॉमिस के बदले में दूसरा प्रॉमिस। सो सॉरी गाइस। देखो जी, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में सबसे पहला, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि कुछ ऐसे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं जिसमें आपको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है अगर सामने वाले ने परफॉर्म नहीं करा। जैसे मेरी कपड़े की दुकान है, आप मेरी दुकान पे आए, आपने कुछ सामान देखा, आपको पसंद आ गया, अब मैं आपको वो तभी दूंगा जब आप मुझे पैसे दोगे। सीधी सीधी सी बात है ना भाई, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको सामान दूंगा। मैं आपको सामान देने के लिए तभी बाउंड हूं जब आप मुझे पैसे दे दोगे। तो जब प्रोमिसेस दोनों की तरफ से ही साइमल्टेनियसली होने हैं, आप बिल्कुल उसी सेम टाइम पे होने हैं, तो मैं तभी बाउंड होऊंगा जब आपने भी अपना प्रॉमिस निभा दिया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड। साइमल्टेनियसली का मतलब हाथों हाथ, कैश सेल, इमीडिएटली हाथों हाथ होना है। तो फिर प्रॉमिसर को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जब तक प्रॉमिसी विलिंग नहीं है अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने का। तो जब तक आप अपने परस से, वॉलेट से, बटुए से पैसा नहीं निकालोगे, मैं आपको क्यों दूं भाई सूट, तुम्हें सूट पसंद आया मेरी दुकान पे, लेकिन मैं तभी दूंगा ना भाई जब तुम पैसे दोगे। समझ गए?
चलो सर, नेक्स्ट क्या है? द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। पहले कौन परफॉर्म करेगा सर? अब सपोज आपने मुझे कहा कि सर हमें पढ़ा दो, ठीक है, तो पहले मैं पढ़ाऊं या पहले आप मुझे फीस दो? क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या चलेगा यहाँ पे? तो बच्चों देखो, एक जनरल सेंस में क्या चलता है, आप स्कूल्स में कैसे करते हो, कॉलेजेस में कैसे करते हो, पहले फीस देते हो फिर आपको वो सर्विसेज मिलती हैं। तो ऑर्डर जो एक जनरल सेंस में चलता होगा या जो बेटर होगा या जो लॉ बेटर फील करेगा वो चलने वाला है, ठीक है ना। अब ये हमें सोसाइटी में पता होता है कि क्या ऑर्डर चलेगा। तो देखो लिखा हुआ है, व्हेन द ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड, यानी कि आपने फिक्स्ड करा कि आप मुझे पे करोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर। पहले तो आपने फिक्स कर दिया, फिर मैंने बोला एक्सप्रेस एग्रीमेंट तो किंग है, आप एक्सप्रेस करके कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक्सप्रेस नहीं करा, वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड, दे शैल बी परफॉर्म्ड which the nature of the transaction requires। तो फिर कैसे परफॉर्म होना चाहिए? जो नेचर डिमांड करती है। अब जैसे हम लोग ये एजुकेशन इंडस्ट्री में नॉर्मली हम लोग फीस पहले भर देते हैं, फिर हमें वो चीजें मिलती हैं। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे डिमांड कर रही है उस हिसाब से इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी कर सकता है ऑर्डर, ठीक है। तीसरी चीज, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सावधान इंडिया पॉइंट पता होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, फिर से कोई रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, ओके, एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। अब सपोज फॉर एग्जांपल मेरे घर पे कोई फैमिली फंक्शन है, मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आपको मेरे फैमिली फंक्शन में आके परफॉर्म करना है। फंक्शन वाले दिन आप आ गए हो, ठीक है। अब मेरे कोई रिलेटिव्स ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, मुझे पता है आपको देखेंगे तो वहाँ विवाद हो जाएगा, मेरे यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी बढ़िया वाली, तो मैं आपको रोक रहा हूँ कि नहीं यार मत जाओ, स्टेज पे परफॉर्म मत करो परफॉर्म। तो मेरी क्या लाइबिलिटी है? आप तो आ गए हो परफॉर्म करने के लिए, मेरी क्या लाइबिलिटी बनती है? देखो वो बता रहा है, देखो क्या बोल रहा है, व्हेन रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस थे, मेरा प्रॉमिस था मैं आपको पैसे दूंगा, आपका प्रॉमिस था आप परफॉर्म करोगे। अब मैं वन पार्टी हूं, प्रिवेंट कर रहा हूं आपको परफॉर्मेंस करने से, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। आपके हाथ में है, आप आर्टिस्ट हो, अब आपके हाथ में, आपके हाथ में वॉइडेबल है ये। आप चाहो तो रिसाइंड कर सकते हो, आप यहीं की यही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। आप बोलोगे भाई ठीक है मैं परफॉर्म नहीं करता बट मेरे पैसे दो भाई, मेरे पैसे दो, क्योंकि मैंने तो आपके चक्कर में एक और इवेंट छोड़ा, नहीं तो मैं वहां जाता, मेरे पैसे दो, मैं नहीं करता परफॉर्म, कोई बात नहीं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, he is entitled to compensation from the other party for any loss he may sustain in consequence of non performance। ठीक है, परफेक्ट है ना, आपके हाथ पे हो जाता है। आप चाहो तो ऐसे ही वॉइड करके जा सकते हो कि चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, और आप चाहो तो आप जो भी आपका लॉस हुआ है वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट सर। Effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises। अगर एक पार्टी डिफॉल्ट कर देती है, फॉर एग्जाम्पल फिर से वही बात है, मैंने आपको बोला कि आप मुझे फीस पे करो, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आपने मुझे बोला सर हम कल फीस पे कर देंगे, मैंने कहा ओके हम कल शाम से क्लासेस शुरू करते हैं, आप सुबह मेरे अकाउंट में फीस डाल देना। अब आपने डिफॉल्ट करा, आपने फीस नहीं डाली, तो आपने अपने प्रॉमिस पे डिफॉल्ट कर दिया। आपने अपने प्रॉमिस पे डिफॉल्ट कर दिया तो मैं भी आपको पढ़ाने के लिए बाउंड नहीं हूं, मुझे भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये यहां लिखा हुआ है, देखो सेक्शन 54 क्या बोलता है, व्हेन द प्रोमिसेस आर रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट, इफ द प्रोमिसर हु हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर प्रॉमिस फेल्स टू परफॉर्म, ही कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस ऑफ द अदर्स प्रॉमिस। अगर एक पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है तो दूसरी पार्टी से भी आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। एंड इज ऑल्सो लाइबल फॉर कंपनसेशन फॉर हिज नॉन परफॉर्मेंस। उसके साथ साथ कंपनसेशन भी मैं आपसे मांग सकता हूं। मैं आपको बोलूंगा यार मैं कहीं और क्लास लेता, तुम्हारे चक्कर में मैंने क्लास नहीं ली, तो अल्टीमेटली आपने अपना अगर परफॉर्मेंस नहीं करा अच्छे से, तो फिर मैं उस सिनेरियो में कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूं, ठीक है। परफेक्ट।
इसके बाद क्या है जी, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द टाइम इज इसेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टाइम इज इसेंशियल। टाइम इज इसेंशियल, सही समय पे वो चीज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने उस टाइम पे वो चीज परफॉर्म नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल हमारे चिंटू की शादी है, ओहो चिंटू की शादी करा देते हैं, चिंटू बड़ा हो गया है। हमारे चिंटू की शादी है और चिंटू ने शेरवानी देखी, अरे वाह। अब इसकी शादी है लेट्स सपोज 26 जनवरी को। चिंटू ने बोला मेरे जीवन में नए नियम बनेंगे 26 जनवरी को, ठीक है। अब ये 1 जनवरी को गया, 1 जनवरी को ये गया दीनानाथ की दुकान पे। दीनानाथ की शेरवानी की दुकान है और इसने वहां पे जाके शेरवानी पसंद करी। इसने दीनानाथ को बोला कि मुझे शेरवानी 20 जनवरी तक दे देना, 26 जनवरी को मेरी शादी है। ठीक है जी, ओके हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चिंटू ने अपने पैसे वैसे दिए और दीनानाथ को बोल दिया। दीनानाथ ने बोला ओके मैं आपको 20 तारीख तक दे दूंगा। 20 तारीख को चिंटू वहां पे गया और देखा कि दीनानाथ की दुकान बंद है। इसने कहा चल कोई बात नहीं, 21 को दे देगा। 21 को गया, फिर दुकान बंद। 22 को भी बंद, 23 को भी बंद, 24 को भी बंद, 25 को भी बंद। दीनानाथ को फोन कर रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा, दीनानाथ गायब है। बाजार में किसी को नहीं पता दीनानाथ कहाँ है। 26 तारीख को चिंटू ने बेचारे ने तौलिया बांध के शादी करी। अब कपड़े तो मिले नहीं, तो तौलिया रख के पुराना कुर्ता पजामा पहन के शादी हो गई जी। 28 तारीख को दीनानाथ जी आए, अरे आई एम रियली सॉरी चिंटू जी, मैं कहीं बाहर गया था, किसी और देश में गया हुआ था घूमने के लिए, वहां पे कर्फ्यू लग गया, मैं बंद हो गया, मैं निकल ही नहीं पाया। अब बताओ चिंटू के किस काम की वो शेरवानी? चिंटू की तो शादी भी हो गई। तो यहां पे टाइम इसेंशियल था बच्चों, यहां पे टाइम इसेंशियल था, और यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं हुआ। तो अब चिंटू के हाथ में, वो चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर ले, जो कि ऑफ कोर्स नहीं करेगा, और इसको वो वॉइड कर सकता है। तो वॉइडेबल है बेसिकली, इसके हाथ में है। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम एंड फेल्स टू डू द कॉन्ट्रैक्ट not been performed become voidable at the option of the promisee if the intention of the party was at the time should be of essence of the contract। ठीक है सर। इफेक्ट ऑफ फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट इसेंशियल। बच्चों अगर टाइम जो है वो इसेंशियल नहीं था, मतलब शादी वादी नहीं थी, चिंटू वैसे ही नॉर्मली गया था कपड़े लेने के लिए, अब क्या होगा? अब यहां पे बच्चों मेनली वॉइडेबल, ऐसा तो नहीं है कि आप रिसाइंड करोगे। अगर वो 2-4 दिन लेट हो गया और टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो फिर आप कंपनसेशन ले सकते हो, बस ये है। ठीक है, इफ इट वॉज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल बाय द फेलियर टू डू सच थिंग। ठीक है, बट द प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द प्रोमिसर फॉर एनी लॉस। अगर कोई लॉस हो गया तो कंपनसेशन जरूर मिल जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ओके। अगला सवाल क्या आता है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन द एग्रीड। आपने किसी आपने किसी फिक्स टाइम पे कोई चीज परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, टाइम निकल गया। टाइम निकलने के बाद अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज को तो फिर उसका क्या इफेक्ट आता है? तो लिखा हुआ है देखो, इफ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोमिसर्स फेलियर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, प्रोमिसी एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस, वो एक्सेप्ट कर ले, तो फिर प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एट द टाइम एग्रीड अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ही गिव्स नोटिस टू द प्रोमिसर। या तो वो जब एक्सेप्ट कर रहा है वो नोटिस दे दे, प्रोमिसर को बोले कि भैया मेरा इतना लॉस हुआ है, मुझे कंपनसेशन चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक बार एक्सेप्ट कर ले और वो बाद में बोल रहा है मुझे कंपनसेशन भी तो देना है आपने, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो या तो आप एक्सेप्ट मत करो, भाई लेट हो रहा है तो आप एक्सेप्ट मत करो। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर उस टाइम पे आपको बताना है कि आपको कंपनसेशन भी चाहिए। अगर आपने नहीं बताया तो बाद में आप कोई कंपनसेशन नहीं मांग सकते। ठीक हो गया बेटा, डन सर। नेक्स्ट आ रहा है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट समझते हो ना,
कोई चीज हो ही नहीं सकती। तू मेरे से शादी कर, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, इम्पॉसिबल एक्ट, है ना। अब इम्पॉसिबिलिटी बच्चों दो तरीके की होती है। एक तो होती है इम्पॉसिबिलिटी पहले दिन से ही होना, यही वाला एग्जाम्पल, तू मेरे से शादी कर, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, पहले दिन से ही इम्पॉसिबल है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। एक होती है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में इम्पॉसिबल हो जाना, बाद में इम्पॉसिबल हो जाना। जैसे ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा। ए ने बोला कि आई विल सेल यू माई वीट, मेरी ज़मीन पे 50 किलो वीट ग्रो हो रहा है, वो मैं आपको सेल करूँगा। और बी ने उसको एग्री भी करा। और जब तक ए घर पहुँचा या जब तक वीट रेडी होता तब तक बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आई, बारिश आई और वो वीट सारा खराब हो गया। तो अब इम्पॉसिबल हो गया ना उसके लिए परफॉर्म करना। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब पॉसिबल था, बाद में इम्पॉसिबल हुआ, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। और जो शुरू से ही इम्पॉसिबल है वो तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है ना। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में तो बच्चों पहले ही दिन से वॉइड अब इनिशियो, पहले ही दिन से जब आपको पता इम्पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, when the parties agree upon doing of something which is obviously impossible, agreement would be void। पहले ही दिन से void है, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है A a Hindu who was already married, A एक हिंदू है वो ऑलरेडी मैरिड है, contracted to marry B a Hindu girl, वो अभी भी B को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपसे शादी करूंगा। भैया हिंदू लॉ में एक ही मैरिज अलाउड है ना, तो ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ए बीइंग मैरिड could not marry B, in this case A must make compensation to B for the loss, A को कंपनसेट करना पड़ेगा B को लॉस के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आता है, इफ नोन टू द पार्टीज, क्या पार्टीज को पता था या पार्टीज को नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली परफॉर्म ही नहीं हो सकता। बच्चों पता हो या ना पता हो, इम्पॉसिबल है तो वॉइड है यार, सीधी सी बात है। अब चाहे आपको पता हो चाहे आपको ना पता हो, तो दोनों ही केसेस में देखो, इट वुड बी ऑब्जर्व दैट एन एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड क्वाइट अननोन टू द पार्टीज, पता नहीं था, मे बी इम्पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड एंड हेंस वॉइड। और नीचे लिखा हुआ है व्हेन बोथ द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी आर इग्नोरेंट ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। एग्जांपल देखो, बी प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ 5 लाख, बी ने वादा किया कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा अगर वो स्विम कर देगा पूरा इंडियन ओशन फ्रॉम मुंबई टू एडन विद इन अ वीक। लो जी, अब बताओ मुझे क्या ये पॉसिबल है? दोनों को पता है कि नहीं हो सकता। इन दिस केस देयर इज नो रियल एग्रीमेंट सिंस बोथ द पार्टीज आर सर्टेन इन देयर माइंड दैट एक्ट इज इम्पॉसिबल, तो एग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है। अब यहां देखो, ए कॉन्ट्रैक्टेड बी टू सेल हिज ब्राउन हॉर्स फॉर 2.5 लाख। ए ने बी को बोला मैं आपको ब्राउन हॉर्स जो है वो 2.5 लाख रुपए का बेच दूंगा। दोनों अनअवेयर हैं कि हॉर्स की तो डेथ हो गई है, अब भी एग्रीमेंट क्या है? वॉइड ही है, ठीक है। इफ नोन टू द प्रोमिसर ओनली, अगर प्रोमिसर को पता है, ठीक है ना, यानी कि ए को पता है कि उसके हॉर्स की डेथ हो चुकी है, वो तब भी बी को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको वो अपना हॉर्स बेचूंगा। तो अब इस सिनेरियो में आप समझ लो कि वो जान के कर रहा है ना, उसके दिमाग में फिर से वही बात है कि वो कुछ फ्रॉड करना चाह रहा है। और अभी तुमने पीछे पढ़ा ना, फ्रॉड वाले केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है बट उसके साथ साथ कंपनसेशन भी मिलता है ना। तो यहाँ वही है चीज, इफ नोन टू द प्रोमिसर वेयर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट द प्रोमिसर अलोन नोज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी, और इवन इफ ही डज नॉट नो दो ही शुड हैव नोन इट विद रीजनेबल डिलिजेंस, अगर उसको नहीं भी पता तो पता लग सकता था आसानी से। द प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन, कंपनसेशन मांग सकता है प्रोमिसी, ये ध्यान रखना, ठीक है जी, परफेक्ट है। अच्छा जी, इसके बाद आता है बच्चों सब्सिक्वेंट या फिर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये पहले वाले टॉपिक से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है बच्चों, पहले जो चीज हो सकती थी जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था, बाद में वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसको सब्सिक्वेंट या सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोल देते हैं।
लिखा हुआ है बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बिकम्स इम्पॉसिबल और इलीगल बाय अकरेंस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। या तो कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया या चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गए बियॉन्ड द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज की समझ से ज्यादा, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बच्चों? वॉइड हो जाता है। जैसे लॉ में बदलाव हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बिहार की बात करते हैं ठीक है। अब एज्यूम करो कि बिहार ड्राई स्टेट नहीं है, सपोज बिहार इज नॉट अ ड्राई स्टेट, और हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे डील कर रहे हैं। ए बी को बोल रहा है कि मैं आपको इतनी बॉटल्स ऑफ एल्कोहल सेल करूंगा अगले महीने और कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया। आई एम सो सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, हो भी गया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगले महीना जब तक आता उससे पहले ही गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने घोषित कर दिया कि बिहार इज अ ड्राई स्टेट, यहाँ पे अब जो अल्कोहल का सेल परचेज करता पाया गया वो इलीगल होगा, उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप मुझे बताओ, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वो चीज परफॉर्म हो सकती थी, लेकिन अब क्योंकि लॉ बदल गया तो परफॉर्म ही नहीं हो सकती। तो कोई लॉ में चेंज आ जाए, है ना। इन अदर वर्ड्स, समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाइट पॉसिबल व्हेन इट इज मेड, बट सब्सिक्वेंटली कुछ इवेंट हुए जिससे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गए। सच इम्पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या फिर पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, परफेक्ट है। इसका क्या इफेक्ट होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है और दोनों ही पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं अपनी परफॉर्मेंस से, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आ रहा है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल। अब बताओ जी, ये क्या चीज है बच्चों? ये बोल रहा है कि हमने कुछ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस करे हैं जिसमें कुछ चीजें लीगल हैं, दैट आर लीगल, और फिर कुछ चीजें इलीगल हैं। तो यहाँ पे बच्चों बहुत सिंपल है, जो लीगल है वो परफॉर्म किया जाएगा, वो वैलिड है अगर वो सेपरेबल है। अगर सेपरेट नहीं हो सकता तो फिर तो इलीगल ही है। सेपरेट हो सकता है तो जो लीगल है वो परफॉर्म होंगे, जो इलीगल है वो परफॉर्म नहीं किया जाएगा। लिखा हुआ है वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्ट टू डू सर्टेन थिंग्स व्हिच आर लीगल एंड सेकेंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस टू डू सर्टेन अदर थिंग्स व्हिच आर इलीगल। फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिसेस इज वैलिड, पहले वैलिड है लेकिन दूसरे वाले वॉइड है, ठीक है। ओके ओके सर, आगे क्या दे रहा है? ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। इसका क्या मतलब है? वही वाली बात है, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, एक के बदले में दूसरा प्रॉमिस कर रहे हो, और ऑल्टरनेटिव मतलब ये नहीं तो ये, है ना, और एक लीगल है एक इलीगल है, तो फिर से वही बात है, सिर्फ लीगल वाला इन्फोर्स किया जा सकता है, इलीगल वाला इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। देखो लिखा हुआ है द लॉ ऑन दिस पॉइंट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 58 which says that in the case of alternative promise one branch of which is legal and the other is illegal, legal branch alone can be enforced, ठीक है जी, परफेक्ट। अब देखो जैसे ये ए और बी ने एग्री करा कि ए बी को 1 लाख रुपए देगा, जिसके बदले में बी डिलीवर करेगा ए को या तो राइस या फिर स्मगल्ड ओपियम। अब देखो ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, इधर दिस और ये, इधर दिस और ये, है ना, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा राइस वाला और वॉइड हो जाएगा ओपियम वाला। परफेक्ट सर। अब आ रहा है बच्चों जी एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। सर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या है, इसको समझते हैं। अब इस टॉपिक में क्या होता है बच्चों जब आपके मल्टीपल डेट्स होते हैं ना, जब मल्टीपल डेट्स होते हैं, कई सारा कर्जा होता है, ठीक है। देखो समटाइम्स अ डेटर ओज सेवरल डेट्स टू द सेम क्रेडिटर। फॉर एग्जांपल ये चिंटू है, ठीक है, चिंटू को बंटी से कई सारी ट्रांजैक्शंस के पैसे लेने हैं, इनमें आपस में बहुत सारा लेन देन हुआ। चिंटू ने इसको माल बेचा, कौन कौन सा सर? पहले 1000 का, फिर 2000 का, फिर 3000 का, फिर 4000 का, 5000 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10,000 का, तो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब बंटी ने क्या करा, बंटी ने इसको भेज दिया एक चेक 6000 रुपए का। लो जी,
अब देखो चिंटू को लेने तो बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे लेने हैं, और बंटी ने अभी चेक दिया है 6,000 रुपए का, तो चिंटू इसको कहाँ एडजस्ट करे? क्या ये 6,000 रुपए इन तीनों के बदले में मान ले, या फिर वो 6,000 रुपए सिर्फ ये 6,000 रुपए वाला पेमेंट क्लियर करे, है ना? अब देखो चिंटू जो है वो क्या करना चाहेगा, चिंटू तो बोलेगा यार यहाँ पे मुझे पहले मेरे पहले वाले पेमेंट क्लियर कर दो, पहले वाले पेमेंट ज्यादा जरूरी है ना? और बंटी जो है अपनी सहूलियत से ही बता सकता है। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि ये पेमेंट कहां पे अप्रोप्रिएट किया जाए, है ना? देखो लिखा हुआ है समटाइम्स अ डेटर ओज सेवरल डेट्स टू द सेम क्रेडिटर एंड मेक्स पेमेंट व्हिच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट्स। देखो सभी के लिए तो सफिशिएंट नहीं है, तो इस केस में कैसे पेमेंट अप्रोप्रिएट किया जाएगा, उसके 3 सेक्शन है बच्चों, 59, 60 और 61। तो ये 3 सेक्शन क्या बोलते हैं बेटा जी? सर टॉपिक क्या एग्जाम में आता है? आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया सवाल है तो आ जाता है। तो देखो बच्चों, जब भी आपके मल्टीपल डेट्स होते हैं और जो आपके पास पेमेंट आ रही है, डेट्स का मतलब आपको पैसा लेना है किसी से, है ना? आपके डेटर से पैसा लेना है, वो आपको पैसा दे भी रहा है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, तो फिर सबसे पहली बात तो होता है कि डेटर स्पेसिफाई करे, डेटर स्पेसिफाई करे कि भैया ये 6,000 रुपए कहां पे एडजस्ट करना, या तो डेटर स्पेसिफाई कर दे या फिर आपको दिख ही रहा हो। अब सपोज यहाँ पे कोई अलग सा होता कि सपोज ये 4,000 की जगह ये होता 4,675 रुपए, और इसने चेक दिया कितने का? 4,675 रुपए का, तो ये तो हमें पता चल रहा है ना कि 4,675 एक ही है, तो ये इसी का पेमेंट होगा, या तो इतना क्लियर हो, नहीं है तो दूसरे पे फिर क्रेडिटर स्पेसिफाई करे। क्रेडिटर का मतलब भाई चिंटू इसको बोले बंटी को कि भाई मुझे पहले 6,000 रुपए इनके चाहिए, फिर मैं अगले वाले डेट्स पे जाऊंगा, तो या तो क्रेडिटर स्पेसिफाई करे, तो पहला ऑप्शन तो है डेटर स्पेसिफाई करे, नहीं करा सर। क्रेडिटर स्पेसिफाई करे, उसने भी नहीं करा सर। फिर तीसरा ऑप्शन लॉ बोलता है कि हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हम टाइम बेसिस पे एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है ना? कि भैया देखेंगे किस हिसाब से पेमेंट मिल रहा है, उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना बेटा जी? तो या तो ये है कि डेटर खुद स्पेसिफाई कर दे, डेटर स्पेसिफाई नहीं करता तो क्रेडिटर अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर ले, कि वो बोले कि भाई तेरे 6,000 रुपए मैं पहले यहाँ लगाऊंगा, ठीक है? अच्छा, दोनों ही नहीं करते तो फिर लॉ समय के हिसाब से जैसे उसको ठीक लगे वैसा कर सकता है, ठीक है? अब सपोज ऐसा हुआ बच्चों कि 6,000 रुपए आए, और सबसे पहला जो कर्जा था वो ऐसा था 6,000 सेम डेट पे 6,000, फिर 4,000, फिर तीसरा 5,000, फिर चौथा 8,000, फिर पांचवा 10,000, ये 5 डेट्स थे, ठीक है? और सामने से 6,000 का चेक मिला। अब ना डेटर ने स्पेसिफाई करा ना क्रेडिटर ने, तो लॉ के हिसाब से टाइम के हिसाब से तो पहले यही होगा, लेकिन अब ये सेम डेट पे 2 हैं 6,000 रुपए के, तो पहले कौन सा? तो फिर प्रोपोर्शनेटली दोनों पे 3,000 रुपए, क्योंकि इनका प्रोपोर्शन, इसका रेशो जो है 1:1 है, तो दोनों में ही 3,000 रुपए सेटल हो जाएंगे, समझे? ये तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पढ़ा भी देता हूँ। 6:45 हो गए हैं भैया, ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा आज 7:30 8 बजे तक कम से कम, क्योंकि अभी रहता है इसमें काम, अभी ऑल्टरेशन, नोवेशन, रिसेशन, वेवर, कुछ टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, आसान है, हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, इसी को पूरे चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में बनाता, इससे अच्छा एक ही बारी में 1 शॉट निपट गया ना बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट इज टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, जहां पे बहुत क्लियरली डेटर ने बताया है। देखो लिखा हुआ है, वेयर अ डेटर owing several distinct debts to one person makes a payment to him either with express intimation, या तो वो बता रहा है, और under circumstances implying, या फिर जैसे मैंने बताया ना 4,675 और उतने का ही उसने चेक दिया, तो क्लियरली पता लग रहा है कि भैया ये उसी का है। implying the payment is to be applied to a discharge of some particular debt, payment if accepted must be applied accordingly। तो सबसे पहले तो डेटर बता दे। अगर डेटर नहीं बताता, where the debtor has omitted to intimate, there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied, then the creditor may apply it at its discretion। तो पहला वाला बच्चों ये याद करना है कि डेटर बताए, एक्सप्रेस करे, या उसकी पता चल रहा हो, वो सेल्फ सफिशिएंट हो, दिख रहा है कि भैया उस चीज का है, इंप्लाइड है,
है ना। तो या तो एक्सप्रेस्ड है या इम्प्लाइड है, नहीं बताता तो क्रेडिटर की इच्छा है, क्रेडिटर अपने हिसाब से कर सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं करते, where neither party makes an appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time। फिर समय के हिसाब से हो जाएगा, whether they are or are not barred by law। तो इसके अंदर बच्चों वो वाले डेट्स भी आ जाएंगे जो टाइम बार्ड हो चुके हैं, यानी 3 साल से पुराने कोई कर्जा भी हुआ तो आपने नहीं बताया तो पैसा वहां पे भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम बार्ड में क्या होता है, पैसा मर गया, क्यों मर गया, क्योंकि अब आप उसका कोर्ट केस भी नहीं कर सकते। लिमिटेशंस एक्ट 3 साल तक बोलता है कोर्ट केस कर लो, अब आप उस पर कोर्ट केस भी नहीं कर सकते। अब आपने उसी पार्टी को कुछ पैसा दे दिया और आपने बताया नहीं कहाँ एडजस्ट करो, अब उसने बोला मैं तो वहीं एडजस्ट करूंगा जी पिछले वाले पे, अब आप उस डेट के अगेंस्ट केस तो कर नहीं सकते, तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे, समझे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। whether they are or not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits। if the debts are of equal standing, जैसे मैंने बोला 6,000 रुपए, the payment shall be applied in discharge of each proportionately। फिर proportionately हो जाएगा। बढ़िया सर, मस्त। अब आ रहा है contracts which need not to be performed। हमें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करने। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बच्चों जो हमें अब परफॉर्म ही नहीं करने होते हैं। सर क्यों नहीं परफॉर्म करने होते, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गए हैं परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, इम्पॉसिबल हो गए हैं तो परफॉर्म नहीं करने। दूसरा, या फिर हमने उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई। या फिर पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तब भी पहले वाला परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे हम बोलेंगे कि भैया अब पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस हेडिंग वी शैल डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन। सर नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन, ठीक है। अब सबसे पहले ना आप नोवेशन और ऑल्टरेशन सीख लो, आसान है। नोवेशन क्या बोलता है, नोवेशन, नोवेशन वही है नया एग्रीमेंट बनना, नोवेशन न्यू बनेगा। देखो, इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और टू रिसाइन और टू ऑल्टर इट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड्स नॉट टू बी परफॉर्म्ड। अगर पार्टी एग्री कर लेती हैं कि हम सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट का मतलब कुछ और लेके आते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं फॉर इट, और टू रिसाइंड, रिसाइंड का मतलब पहले वाले को छोड़ ही देते हैं, पहले वाला परफॉर्म ही नहीं करना, और टू ऑल्टर, या फिर उसको कुछ चेंज कर लेना, दर्जी से ऑल्टर कराते हो ना, कपड़े छोटे बड़े कराते हो ना, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करते हो ना, वही वाली बात है। चलो सबसे पहले नोवेशन क्या होता है सर, व्हाट इज नोवेशन। तो नोवेशन क्या है, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड। पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं, यानी अब पुराना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कुछ और नया कर रहे हैं, उसको हम नोवेशन बोलते हैं। इफ दे डू सो इट विल बी अ केस ऑफ नोवेशन। नोवेशन में क्या होता है बच्चों, पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, उसको हमें परफॉर्म नहीं करना, नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसका एग्जांपल देखो जरा। ए ओज बी 1 लाख रुपए, ए ने बी के 1 लाख रुपए देने थे। ए बी एंड सी एग्री दैट, ए बी सी ने एग्री करा कि सी विल पे बी एंड ही विल एक्सेप्ट 1 लाख फ्रॉम सी इन ल्यू ऑफ द सम ड्यू फ्रॉम ए। लुच, क्या हो रहा है यहां पे, ए ने बी का कुछ पैसा देना था, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, ए और बी के बीच में, ठीक है। अभी ए पैसा नहीं दे पा रहा, या कोई ऐसी सिचुएशन बनी होगी, ए ने सी से लेने होंगे या सी ने ए के कोई पैसे देने होंगे, तो अल्टीमेटली ए ने बी को बोला भाई ऐसा है, पहले हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अभी मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, मेरे वाला पैसा कौन देगा, सी आपको देगा, ठीक है। ए बी सी ने एग्री करा कि सी विल पे बी, कौन देगा, सी देगा बी को पैसा, और वो एक्सेप्ट करेगा सी से इन ल्यू ऑफ द सम ड्यू फ्रॉम ए, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ए और बी के बीच में था, अभी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सी और बी के बीच में हो गया, और अल्टीमेटली ए फ्री हो जाएगा अपनी ड्यूटी से, तो पुराना वाला खत्म, नया बनेगा, इसको बोल रहे हैं नोवेशन। ए का लाइबिलिटी देयर बाय शेल come to an end and the old contract between A and B will be substituted by new contract between B and
सी। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं बच्चों जी नोवेशन। समझ गए नोवेशन क्या होता है? चलो सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या आ रहा है? अगला आ रहा है रिसिशन। रिसिशन शब्द कहां से आया? रिसिशन आया बच्चों रिसाइंड करने से। रिसाइंड करने का मतलब कि दोनों पार्टी ने एग्री करा कि हम उस चीज को परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है सर, इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरी मम्मी ने सुबह बोल के भेजा कि बेटा घर पे ना गेस्ट आने वाले हैं तो फ्रूट्स लेके आना। मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं ले आऊँगा। मैं जब घर से निकला तो मैंने अपने फ्रूट सेलर को रास्ते में देखा। मैंने उसको बोला अरे भैया क्या हाल है, अच्छे हो? उसने बोला बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ। मैंने कहा भाई मेरे ना 2 किलो एप्पल प्लीज़ पैक करके रख देना, मैं रात को आके आपसे ले लूँगा। उसने बोला ओके। और मैंने उससे पूछा पैसे कितने? उसने बोला भैया 200 रुपये। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको 200 देने का प्रॉमिस करा, उसने मेरे को एप्पल देने का प्रॉमिस करा, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है जी। अब रात को जब मैं घर जा रहा था, मैं उससे एप्पल लेने ही वाला था कि मम्मी का फोन आ गया कि हेलो बेटा तू मत लेके आई हो, पापा ले आए वो फ्रूट्स। मैंने कहा मम्मी मैं तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मम्मी ने कहा अरे फिर क्या हो गया, उसको बोल दियो यार कल परसों ले लेंगे, वो उससे तो हम लेते ही रहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने फ्रूट सेलर को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया वो फ्रूट्स तो यार पापा ले आए थे, तो आज मैं आपसे फ्रूट्स नहीं ले पाऊंगा, फिर ले लूँगा किसी दिन। उसने बोला ओके सर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उसका रेगुलर कस्टमर था, है ना, तभी उसने मेरे लिए बचा के भी रखे हुए थे। राइट। अब यहां पे बच्चों हम दोनों ही पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री करा। पिछले वाले नोवेशन में भी दोनों पार्टी ने म्यूचुअली एग्री करा था कि पुराना एग्रीमेंट खत्म, लेकिन एक नया एग्रीमेंट पिक्चर में आया था, तो वो था नोवेशन, जिसमें नया एग्रीमेंट पिक्चर में आएगा। यहां पे पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म और लेकिन नया कोई आया ही नहीं, बस रिसाइंड हो गया, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इसको बोला रिसिशन। देखो क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय रिसिशन when the parties agree to rescind it. Rescind का मतलब खत्म कर देना, कैंसिल कर देना। The contract need not to be performed. कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्म ही नहीं करना। In the case of rescission, only the old contract is cancelled and no new contract comes to existence. ठीक हो गया। बस दोनों में यही है कि दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट से होते हैं, बट नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट आता है या नया एग्रीमेंट आता है और रिसिशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑल्ट्रेशन। सर ऑल्ट्रेशन क्या है? ऑल्ट्रेशन तो आप समझते ही हो, ऑल्टर करना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज लेके आना। देखो लिखा हुआ है एज इन द केस ऑफ नोवेशन एंड रिसिशन सो ऑल्सो इन द केस वेयर द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू ऑल्टर इट। ऑल्टर का मतलब कुछ ना कुछ चीजें चेंज कर लेना। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो बच्चों यहां भी खत्म हो जाएगा, तो ओरिजिनल तो तीनों में ही खत्म। नोवेशन में नया बन के आता है, रिसिशन में कोई आता ही नया है, आता ही नहीं है। ऑल्ट्रेशन में क्या होगा? विद द रिजल्ट दैट इट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। इन अदर वर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज्ड बाय ऑल्ट्रेशन। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑल्टर्ड। अब नई टर्म्स के साथ आने वाला है। ठीक हो गया, परफेक्ट है ना? बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। अब सर नोवेशन में और ऑल्ट्रेशन में तो एक ही बात हो गई। सर नोवेशन और ऑल्ट्रेशन तो एक ही बात हो गई। नोवेशन में भी सो सॉरी गाइस, आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे होगे आज मेरी आवाज से, बट क्या कर सकता हूं, बताओ, मजबूरी है, तो बेयर कर लो। तो नोवेशन में और ऑल्ट्रेशन में क्या फर्क है? नोवेशन में भी पहला वाला खत्म, नया एग्रीमेंट पिक्चर में आया, ऑल्ट्रेशन में भी पुराना खत्म, नया एग्रीमेंट पिक्चर में आया, बट फर्क है बच्चों, काफी फर्क है। पॉज करो और लिखो कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो आपको क्या लगता है। देखो क्या लिखा हुआ है, नोवेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन। Novation may be made by changing in the terms of the contract or there may be a change in the contracting parties. यही फर्क है बच्चों जी। क्या है मेन फर्क? नोवेशन में पहला कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में था और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बी और सी के बीच में हुआ था, यानी कि पार्टीज ही चेंज हो गई थी। पहले ए और बी थे, फिर बी और सी थे। पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट बनेगा, दिस इज नोवेशन।
ऑल्ट्रेशन में पार्टी चेंज नहीं हो सकती, ऑल्ट्रेशन में ऐसा नहीं चलेगा। मानो कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि ए बी को 5 लाख रुपए देगा 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर को आके ए ने हाथ जोड़े और उसने बोला कि भाई मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 1-1 लाख करके दूंगा हर 10 दिन बाद। अभी ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 10 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 30 दिसंबर को, 10 जनवरी को, 20 जनवरी को 1-1 लाख 1-1 लाख 1-1 लाख ए बी को देगा। नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पार्टी सेम, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई। दिस इज ऑल्टरेशन। फर्क समझ में आया दोनों में? समझे? मेन जो फर्क होता है वो पार्टीज का होता है। नोवेशन एक बड़ा टर्म है, टर्म्स कंडीशंस भी चेंज कर सकते हो, पार्टी भी चेंज कर सकते हो। ऑल्टरेशन में सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल्टर करोगे। इन केस ऑफ ऑल्टरेशन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑल्टर्ड बाय द पार्टीज बट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन द सेम। ठीक हो गया बच्चों? ओके, देखो नीचे क्या बोल रहा है, नोवेशन में देयर इज ऑल टुगेदर सब्स्टिट्यूशन, नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है इन प्लेस ऑफ ओल्ड। लेकिन ऑल्टरेशन में जरूरी नहीं है नया बने, वहीं पे टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। परफेक्ट, परफेक्ट सर। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अ प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। इसका मतलब होता है बच्चों की सिर्फ ऑल्टरेशन से या फिर नोवेशन से या फिर रिसिशन से ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता, मतलब नॉन परफॉर्मेंस जरूरत नहीं है परफॉर्म करने की, नहीं हो जाती। एक तरीका और है, कई बार जो प्रॉमिसी है वो खुद ही वेव ऑफ कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके 5 लाख रुपए देने हैं, इसमें ऐसा एग्जांपल है, मैंने आपके 5 लाख रुपए देने हैं और आपने अपनी इच्छा से 2 लाख में ही सेटलमेंट कर लिया। आपने बोला ठीक है यार, आई एम ओके विद इट, नो प्रॉब्लम, आई विल सैक्रिफाइस माय 3 लाख, तुम मेरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख में डन करो। तो ऐसे भी हम मान लेते हैं कि मुझे फिर पूरा का पूरा परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। प्रॉमिसी में वेव, वेव का मतलब होता है कोई चीज को वेव ऑफ कर देना, छोड़ देना। और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट होली और इन पार्ट। अगर चाहे तो पूरा ही, आप पूरा 5 लाख भी छोड़ सकते हो मेरे को, या कुछ पार्ट में। परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम, और में एक्सटेंड द टाइम फॉर परफॉर्मेंस, टाइम एक्सटेंड कर सकते हो, और में एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट सेटिस्फैक्शन विच ही थिंक्स फिट, जैसा प्रॉमिसी का मन करे वैसे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय रेमिशन। इसको रेमिशन बोल देते हैं बच्चों। तो रेमिशन का मतलब क्या होता है कि ये प्रॉमिसी ने अपने एंड से वेव ऑफ कर दिया कोई चीज, राइट। जैसे ए और बी 5 लाख, ए ने बी के 5 लाख रुपए देने, उसने बी को 2 लाख रुपए दिए, बी ने एक्सेप्ट करे इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल डेट, पूरे डेट के सेटिस्फैक्शन में। तो पूरा डेट क्या हो चुका है यहाँ पे, डिस्चार्ज हो चुका है बच्चों। इसको क्या बोल देते हैं, रेमिशन बोल देते हैं। ठीक हो गया, परफेक्ट सर। नेक्स्ट आ रहा है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का क्या मतलब है बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके वॉइडेबल हो जाता है एग्रीव्ड पार्टी के हाथ में, कि वो चाहे तो उसको वैलिड मान ले, चाहे तो उसको वॉइड कर दे, है ना। तो देखो फिर से मैं आपको वही वाला एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ गुड्स ऑर्डर करे, गुड्स नहीं, मैंने आपको कुछ ऑर्डर दिया कि आप मुझे इतने गुड्स डिलीवर कर देना 10 तारीख को, ठीक है। और आपने मेरे से 20,000 रुपये पैसे पकड़ लिए, 1 लाख का ऑर्डर था, आपने 20,000 रुपये पकड़ लिए, 10 तारीख को आपने देने का प्रॉमिस करा। अब 10 तारीख आ गई, आपने मुझे सामान नहीं पहुंचाया, आप 12 तारीख को सामान लेके आ रहे हो, सॉरी सर, सॉरी 2 दिन लेट हो गए, वी आर रियली सॉरी। अब क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने 10 तारीख की बात कर दी, 10 तारीख तक मेरे पास सामान नहीं पहुंचा, तो मेरे हाथ में ये वॉइडेबल हो गया, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट था, टाइम पे नहीं पहुंचा, मैंने कर दिया वॉइड। मैंने कहा भैया वॉइड है, मुझे नहीं चाहिए, आपका सामान वापस रखो, ले जाओ। तो अब मैं आपको दिए हुए 20,000 रिस्टोर कर सकता हूं, वो यहां पे लिखा हुआ है। भाई जब मेरे को कुछ मिला ही नहीं, आपने सही समय पे नहीं दिया, आपकी गलती है ना, तो आपने जो भी मेरे से बेनिफिट्स लिए हैं आप उसको रिस्टोर करोगे। ठीक हो गया। और इवन अगर मुझे कुछ नुकसान हुआ है तो उसका कंपनसेशन भी भरोगे, समझे। देखो क्या लिखा हुआ है, द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसाइन्स इट, रिसाइन कर देता हूं मैं, द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयर इन कंटेंट इन विच ही इज द प्रॉमिसर। तो आपको वो गुड्स देने की जरूरत नहीं है, द पार्टी रिसाइंडिंग
अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शेल इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है तो आपको वो बेनिफिट रीस्टोर करना पड़ेगा। ठीक हो गया बच्चों, इसी के बारे में ये चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? बस पिछले वाले को ही घुमा के लिख दिया। पिछले वाला क्या था कि अगर आपने कोई चीज रिसीव कर लिया तो आपको रिस्टोर करनी है ना, वही लिखा हुआ है देखो, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज। अगर आपने कोई एडवांटेज ले लिया है किसी वॉइड एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में, जो दैट हैज बिकम वॉइड, जो पहले वॉइड नहीं था बाद में वॉइड हो गया है, तो उसमें आपका क्या ऑब्लिगेशन है भैया? रिस्टोर कर दो बेनिफिट, सीधी सीधी सी बात है। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर। भाई वापस कर दो, अगर आपने उसको यूज कर लिया तो कॉम्पनसेट कर दो, पैसे दे दो उस चीज के। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्या आ जाता है? हाँ, ये तो वही चीज है, कम्युनिकेशन ऑफ रिसिशन। अब रिसिशन आप पीछे पढ़ के आए हो। रिसिशन का मतलब क्या था कि हम खुद ही दो पार्टीज मिलके रिसाइंड कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो उसका कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है, यू हैव नोटिस दैट अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज कैन बी रिसाइंडेड बट rescission must be communicated to the other party in the same manner as a proposal is communicated। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि ठीक है, आपके हाथ में है, वॉइडेबल है, आप अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो वॉइडेबल है और अब आप उसको वॉइड करना चाहते हो, तो आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करो और बिल्कुल सेम मैनर में कम्युनिकेट करो जिस तरीके से ऑफर या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होता। तो मैनर ऑफ कम्युनिकेशन भी क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब छुटर पुटर बातें चल रही हैं बच्चों, खत्म हो चुका है चैप्टर। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, rescission must be communicated to the other party in the same manner as a proposal is communicated। ठीक है जी। effect of neglect of promisee to afford promiser reasonable facilities for performance। इसका क्या मतलब है बच्चों? अब प्रॉमिसर है जिसने आपको प्रॉमिस करा है, प्रॉमिसी वो है जिसको बेनिफिट्स मिलने हैं। तो अगर कोई प्रॉमिसी नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है टू अफोर्ड द प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस। अब मुझे आपके लिए कोई चीज करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि आपके और मेरे में डील हुई कि आपको गुड्स सप्लाई करने हैं। अब मैं गुड्स लेके आ गया आपके घर पे और मुझे वो गुड्स अपने ट्रक से या अपनी गाड़ी से उतारने हैं। उसको उतारने के लिए मुझे कुछ छोटे मोटी आपसे हेल्प चाहिए और आप वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। देखो वो लिखा हुआ है, रीजनेबल फैसिलिटीज जो मुझे चाहिए मेरी परफॉर्मेंस को करने के लिए। द प्रॉमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉज्ड देयर बाय। इसका मतलब क्या है कि आप ही नहीं करने दे रहे हो, तो फिर भैया मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी बहुत तो आपसे हेल्प चाहिए ना, सीधी सीधी सी बात है। तो देखो लिखा हुआ है, इफ एन अप्रेंटाइज कौन होता है? एक तरीके का ट्रेनी जो कुछ सीखने के लिए आया है। रिफ्यूजेस टू लर्न, अब वो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो भैया ट्रेनर की क्या गलती है? द टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। ठीक है बेटा जी, ओके, चलो जी। नेक्स्ट क्या आ रहा है? डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बच्चों पूरा का पूरा यूनिट है अगला वाला, बट फिर भी यहाँ पे भी कुछ छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं, ऊपर ऊपर से इसको निपटा देते हैं। क्या है सर? डिस्चार्ज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होगा। मैंने क्या बोला? पहले कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कैसे बनता है वो शुरू के 3 यूनिट्स में पढ़ा। परफॉर्मेंस कैसे होगी, यूनिट नंबर 4 में पढ़ लिया। डिस्चार्ज कब होगा, किस किस तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है, तो कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे नंबर 1 सबसे आसान, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। पूरा चैप्टर यही था। कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? आप परफॉर्म कर दो ना, चाहे परफॉर्मेंस एक्चुअल हो चाहे अटेम्प्टेड हो। अब अटेम्प्टेड के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैंने आपको सारी पढ़ा दी। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का सबसे पहला तरीका क्या है? परफॉर्मेंस। आप उसको परफॉर्म कर दो, ठीक है। नंबर 2 क्या है? अच्छा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज कार टू बी ऑन द एग्रीड प्राइस। जैसे ही गाड़ी डिलीवर होगी, बी पैसा दे देगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नंबर 2, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। आप उसको म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिस्चार्ज कर सकते हो। अब कैसे कैसे कर सकते हो? उसके नोवेशन पढ़ा, ऑल्ट्रेशन पढ़ा, रिसिशन पढ़ा, रेमिशन पढ़ा। चारों चीजें पढ़ ली या नहीं पढ़ ली? दोबारा रिवाइज करा दूं एक बार। नोवेशन क्या होता है? पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बनना, पार्टी भी चेंज हो सकती है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी। रिसिशन
नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, पहले वाला रिसाइंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑल्ट्रेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, पार्टी सेम रहेगी नई टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। रेमिशन, जब प्रॉमिसी अपने एंड से कुछ वेव ऑफ कर देता है, कुछ चीजें छोड़ देता है होली या पार्टली, उसको रेमिशन बोल देते हैं, है ना। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी डिस्चार्ज हो सकता है, ये भी पूरा पढ़ लिया। तीसरा, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी बच्चों हमने पढ़ लिया कि अब परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो चीज करना ही पॉसिबल नहीं है। जैसे लॉ में कोई चेंज आना, जैसे मैंने अभी आपको बिहार वाला एग्जांपल दिया था ना आज, कि बिहार में पहले तो नॉर्मल ही चलता था, हमने अल्कोहल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब गवर्नमेंट ने ड्राई स्टेट घोषित कर दिया, तो अब तो नहीं हो सकता परफॉर्म, ऐसा कुछ हो जाए। या डिस्ट्रक्शन हो जाए, वीट का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपके साथ, वीट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करा और वीट आंधी तूफान की वजह से सारा खराब हो गया, अब नहीं कर सकता मैं सप्लाई, है ना। इसके बाद नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स, कोई चीज है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, राइट। या वॉर जैसा सिचुएशन हो जाए, तो ये चीजें परफॉर्म नहीं हो सकती, तब भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, ए एग्री विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, जादू कर दूंगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम, ए पागल हो गया तो ये भी परफॉर्म नहीं हो सकता, तो वॉइड हो जाएगा, है ना, डिस्चार्ज हो जाएगा बच्चों। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है कि भैया कोई स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई चीज परफॉर्म होनी थी, भाई सीधी सी बात है कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई चीज परफॉर्म होनी है और उतने टाइम में नहीं हुई, तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, सिंपल सी बात है। देखो लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट, इफ इट इज नॉट परफॉर्म्ड एंड इफ नो एक्शन इज टेकन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो फिर ही इज डिप्राइव्ड ऑफ द रेमेडी एट लॉ। जितना एक स्पेसिफिक टाइम है उसके अंदर परफॉर्म हो जाना चाहिए, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है, बढ़िया। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ का क्या मतलब है बच्चों, इसके अंदर कुछ कोर्ट नहीं सिचुएशंस दी हुई हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी पार्टी की डेथ हो जाए तो फिर अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, वो चीज़ परफॉर्म ही नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आपने किसी सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि 1 महीने बाद हमारे घर पे फैमिली फंक्शन में आके गाना गाना, ठीक है, अब उसकी डेथ हो जाए तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। या किसी पार्टी की इंसॉल्वेंसी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ये सब किस में आता है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ विच इंक्लूड्स बाय डेथ और बाय इंसॉल्वेंसी एटसेट्रा। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का मतलब होता है बच्चों नॉन परफॉर्मेंस। कोई पार्टी ने अगर अपना काम अच्छे से नहीं करा, ब्रीच कर दिया, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली डिफॉल्ट करना। ब्रीच के ऊपर पूरा यूनिट है, आगे पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चों, तो स्ट्रेस मत लेना यहाँ पे कि पता नहीं क्या आ गया, पूरा यूनिट है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इफ वन पार्टी डिफॉल्ट, एक पार्टी डिफॉल्ट कर देती है अपना पार्ट परफॉर्म करने पे, ही इज सेड टू हैव कमिटेड ब्रीच, उसने क्या करा है, ब्रीच किया है। व्हेन ऑन द अदर हैंड अ पर्सन रेपुडिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम, he is deemed to have committed anticipatory breach। और या फिर एक पर्सन ने समय से पहले ही बोल दिया कि भैया ये चीज नहीं हो पाएगी, तो उसको क्या बोल देते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, आपने मुझे फीस दी और आपने बोला कि आप मेरे घर आके पढ़ाओगे, मैंने कहा ठीक है, मैंने पैसे ले लिए, जब आपके घर आना था तो मैं आया ही नहीं, तो मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। वहीं पे मैंने आपको आज सुबह ही फोन कर दिया कि भैया देखो मुझे बहुत दूर पड़ रहा है आपका घर, मैंने आपको बोल तो दिया था लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, आप बहुत दूर है, आप अपने पैसे ले जाओ। तो यहाँ पे भी मैंने एंटीसिपेटरी ब्रीच करा, है ना। एक्चुअल ब्रीच तो ये होता है कि सही टाइम पे आके नहीं करा, एंटीसिपेटरी होता है पहले ही, है ना। व्हेन अ पर्सन रेपुडिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम फॉर इट्स परफॉर्मेंस, तो उसको हम एंटीसिपेटरी ब्रीच बोल देते हैं। ठीक है जी, परफेक्ट है। अच्छा, अब देखो अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी को अपना वाला पार्ट परफॉर्म नहीं करना, वो फ्री है परफॉर्म नहीं करना, और अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप फ्री हो, आपको मुझे फीस पे नहीं करनी, और अगर आपने कर दी है तो मैं आपको वापस करूंगा वो फीस, और आपको अगर कोई लॉस हुआ है तो मैं आपको डैमेजेस भी भरूंगा, ये है। ठीक हो गया बच्चों, परफेक्ट। तो ब्रीच से भी डिस्चार्ज हो जाता है। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस, ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा
कि जो प्रोमिसी है वो ही वेव ऑफ कर सकता है, रेमिशन, सेम रेमिशन वाला केस आ गया। अब आ रहा है बच्चों इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड द प्रोमिसेबल रीजनेबल फैसिलिटीज। ये भी हमने अभी पीछे पढ़ लिया है ना। जब प्रोमिसी के एंड से मुझे परफॉर्मेंस करने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए वो ही नहीं मिल रही, तो फिर अल्टीमेटली मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा आप मुझे बेसिक फैसिलिटीज नहीं दे रहे, मैं कैसे परफॉर्म करूं भाई। मैं तुम्हारे घर सामान लेके आ गया, तुम्हें बोला यार एक सीढ़ी दे दो सामान उतरवाने के लिए, तुम वो भी नहीं दे रहे, मैं कैसे उतरवाऊं, है ना। तो वहां पे भी मैं डिस्चार्ज हो जाता हूं। इसके बाद लास्ट आ जाता है मर्जर ऑफ राइट्स। अब मर्जर ऑफ राइट्स में बच्चों ये हो जाता है कि कई बार पहले आपके पास छोटी राइट्स होती हैं एंड देन आपके पास बड़ी राइट्स आ जाती हैं। तो इंफीरियर और सुपीरियर राइट्स की बात कर रहा है। इंफीरियर राइट्स होती हैं छोटी राइट्स, सुपीरियर राइट्स होती हैं बड़ी राइट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने आपका घर रेंट पे लिया हुआ है, मैंने आपका घर रहने के लिए रेंट पे लिया हुआ है और मैं आपको रेंट पे करता हूं, राइट। थोड़े समय के बाद, 1 साल रहने के बाद मुझे वो घर बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको बोला क्या आप मुझे ये घर बेचना चाहते हो। आपने बोला हाँ हमें तो बेचना ही था, आप रेंट पे रह रहे थे, हमने कहा चलो रहते रहो, आप जब भी जाते हमें बेचना था, मैंने कहा यार मुझे ही बेच दो। मैंने आपका घर खरीद लिया। अब देखो पहले मेरे पास घर में रहने का अधिकार था इन अगेंस्ट ऑफ अ रेंट, मैं आपको फिक्स रेंट देता था। अब भी मुझे उस घर में रहने का अधिकार है, लेकिन अब मैं मालिक हूं, अब मेरे पास सुपीरियर राइट है, पहले इंफीरियर राइट था। तो जब मेरे पास सुपीरियर राइट आ गया ना बच्चों, तो मुझे अब इंफीरियर राइट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी सी बात, अब मेरा अधिकार बढ़ गया तो वो पहले वाली छोटी चीज परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स द इंफीरियर राइट्स एंड द सुपीरियर राइट्स कोइंसाइड, बोल रहा है कोइंसाइड हो जाती है और एक में मिल जाती हैं। इन सच केसेस इंफीरियर राइट्स मर्ज हो जाती हैं सुपीरियर राइट्स में, और मर्जर पे इंफीरियर राइट्स वैनिश हो जाती हैं। ये वही रेंट वाला एग्जांपल दिया हुआ ठीक हो गया बच्चों जी। तो ये था मेरे प्यारो हमारा यूनिट नंबर 4। पूरा यूनिट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया मैंने आपको, एक एक एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट 5 करते हैं इसके बाद, वो भी 1 शॉट कराने की कोशिश करूंगा, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बस एंडिंग की तरफ जा रहा है और जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।